तो चलिए आज सीखने के पीछे के एक छुपे हुए विज्ञान को समझते हैं जिसका नाम है क्लासिकल कंडीशनिंग। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमारी बहुत सारी आदतों को बनाती है और मजे की बात यह है कि हमें पता भी नहीं चलता। कभी सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? इसका जवाब हमारे दिमाग के काम करने के एक बड़े ही दिलचस्प तरीके में छिपा है। यही तरीका हमारी रोजमर्रा की कई आदतों को कंट्रोल करता है। तो चलिए आज इसी राज से पर्दा उठाते हैं। इस कमाल की थ्योरी की कहानी किसी साइकोलॉजी लैब से नहीं बल्कि एक ऐसी जगह से शुरू हुई जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता था। ये है इवान पावलोव। पावलोव कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं थे, वो तो एक फिजियोलॉजिस्ट थे जो कुत्तों के डाइजेशन सिस्टम पर रिसर्च कर रहे थे। और इसी दौरान उन्होंने बिल्कुल गलती से इंसानी बर्ताव से जुड़ा एक क्रांतिकारी सिद्धांत खोज निकाला। तो इस पूरी खोज के सेंटर में है एक बहुत ही मशहूर एक्सपेरिमेंट। ये एक सीधी साधी कहानी है जो ये बताती है कि हमारा दिमाग कैसे दो बिल्कुल अलग अलग चीज़ों के बीच एक कनेक्शन बनाना सीखता है। इस एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए इसे 3 आसान हिस्सों में देखते हैं। पहले कंडीशनिंग से पहले क्या हुआ, फिर कंडीशनिंग के दौरान क्या किया गया और आखिर में कंडीशनिंग के बाद क्या नतीजा निकला। तो सबसे पहले बात करते हैं कंडीशनिंग से भी पहले की। जब कुत्ते को खाना, जिसे हम यहाँ अनकंडीशनल स्टिमुलस या यूसीएस कहेंगे, दिखाया जाता था तो उसकी एक नेचुरल प्रतिक्रिया होती थी, मुंह में लार आना। इसे कहते हैं अनकंडीशनड रिस्पॉन्स या यूसीआर। ये सब कुछ एकदम नेचुरल था, इसमें कुछ भी सिखाया हुआ नहीं था। अब इस कहानी में एंट्री होती है एक न्यूट्रल स्टिमुलस की, यानी एक घंटी। जब इस घंटी को बजाया जाता था तो कुत्ते पर कोई असर नहीं होता था। उसके लिए ये सिर्फ एक आवाज थी जिसका कोई मतलब नहीं था, बिल्कुल न्यूट्रल। अब आता है इस एक्सपेरिमेंट का सबसे जरूरी हिस्सा, एसोसिएशन बनाना। पावलोव ने खाना देने से ठीक पहले घंटी बजाना शुरू कर दिया। घंटी बजी, खाना आया, घंटी बजी, खाना आया। इस प्रोसेस को बार बार दोहराया गया। धीरे धीरे कुत्ते का दिमाग घंटी की आवाज और आने वाले खाने के बीच एक मजबूत कनेक्शन बनाने लगा। और फिर आया वो मोमेंट ऑफ ट्रूथ। बहुत बार दोहराने के बाद पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, लेकिन इस बार खाना नहीं दिया। और नतीजा कमाल का था। कुत्ते के मुंह से फिर भी लार टपकने लगी। जो घंटी पहले बेमतलब थी, अब वो खाना आने का एक पावरफुल सिग्नल बन चुकी थी, एक नई आदत बन चुकी थी। तो आखिर इस एक्सपेरिमेंट के पीछे का साइंस क्या है? चलिए अब इसे समझने के लिए कुछ जरूरी शब्दों को जानते हैं आसान भाषा में। देखें, यहाँ 4 मेन कॉन्सेप्ट्स हैं। पहला, अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी यूसीएस, जो था खाना, जो नेचुरल रिएक्शन पैदा करता है। उस पर आने वाली लार है अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी यूसीआर। एक्सपेरिमेंट के बाद जो घंटी पहले न्यूट्रल थी वो अब बन जाती है कंडीशन्ड स्टिमुलस या सीएस। और अब सिर्फ घंटी की आवाज पर लार आना एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी सीआर है। ये एक सीखी हुई प्रतिक्रिया है। तो क्या ये सीखी हुई आदत हमेशा के लिए बन जाती है? असल में नहीं। कंडीशनिंग कोई पत्थर की लकीर नहीं है और ये कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीकों से बदल भी सकती है। यहाँ 2 बड़ी ही मजेदार चीजें होती हैं। एक है जनरलाइजेशन, जिसमें कुत्ता हर मिलती जुलती आवाज पर लार टपकाने लगता है, जैसे फोन की घंटी पर भी। ठीक वैसे ही जैसे किसी एक बुरे अनुभव की वजह से लोग कभी-कभी उस जैसी हर चीज से डरने लगते हैं, जिससे फोबिया बन सकता है। और दूसरा है डिस्क्रिमिनेशन, जिसमें वो सिर्फ उसी खास घंटी की आवाज पर रिएक्ट करना सीखता है, किसी और पर नहीं। एक सीखी हुई आदत का भी अपना एक पूरा जीवन चक्र होता है। एक्विजिशन वो फेज है जब आदत बनती है, लेकिन अगर घंटी बार बार बजे और खाना न मिले तो होता है एक्सटिंक्शन, मतलब आदत धीरे धीरे खत्म हो जाती है। पर सबसे हैरान करने वाली बात है स्पॉन्टेनियस रिकवरी, जब कुछ समय बाद अचानक से घंटी बजने पर वो रिएक्शन वापस आ जाता है। शायद यही वजह है कि पुरानी बुरी आदतों को पूरी तरह छोड़ना इतना मुश्किल होता है। वो कभी भी अचानक वापस आ सकती हैं। और हाँ, कंडीशनिंग में ना टाइमिंग ही सब कुछ है। सबसे मजबूत आदत तब बनती है जब घंटी बजना शुरू हो और खाना आने तक बजती रहे, और सबसे कमजोर जब खाना पहले आ जाए और घंटी बाद में बजे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये 100 साल पुरानी थियरी आज की दुनिया में कहाँ लागू होती है? जवाब है हमारे चारों ओर, हर जगह। देखिए, हमारी जो प्रतिक्रियाएं हैं वो 2 तरह के ट्रिगर्स से जुड़ी हो सकती हैं। एक होते हैं
एपिटेटिव ट्रिगर्स यानी सुखद चीजें जिनकी तरफ हम खींचे चले जाते हैं, जैसे किसी पसंदीदा खाने की खुशबू। और दूसरे होते हैं अवर्सिव ट्रिगर्स जिनसे हम बचना चाहते हैं, जैसे कोई बहुत तेज आवाज। क्लासिकल कंडीशनिंग इन दोनों से ही अच्छी आदतें और डर दोनों पैदा कर सकती है। आज की दुनिया में पावलोव की घंटी ने कई नए रूप ले लिए हैं। फोन पर आने वाले मैसेज का वो खास टोन, किसी ऐड की जानी पहचानी धुन या थिएटर में पॉपकॉर्न की महक, ये सब आज के कंडीशन्ड स्टिमुलस हैं जो हमारे अंदर एक सीखी हुई प्रतिक्रिया को जगाते हैं। और यही इस पूरे कॉन्सेप्ट का सार है। जो चीज़ें पहले कोई मायने नहीं रखती थीं, वो अब हमारे व्यवहार को कंट्रोल करने वाले पावरफुल सिग्नल बन जाती हैं। हमारी आदतें असल में बस इन्हीं सिग्नल्स पर दी गई एक सीखी हुई प्रतिक्रियाएं। तो अंत में एक सवाल सोचने के लिए, हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसी कौन सी अनजानी घंटियां हैं जो बिना हमारी जानकारी के हमारी आदतों, हमारी भावनाओं और हमारे फैसलों को आकार दे रही हैं? इस पर सोचिएगा जरूर। सोचिए, आप एक वैज्ञानिक हैं और आप कुत्तों की पाचन क्रिया पर काम कर रही हैं, लेकिन आप एक बहुत अजीब चीज देखती हैं। आपके कुत्ते सिर्फ खाना देखकर ही नहीं, बल्कि आपके लैब असिस्टेंट के कदमों की आहट से ही लार टपकाने लगते हैं। खाना तो भी आया भी नहीं, आपका दिमाग चकरा जाएगा कि आखिर ये हो क्या रहा है। बिल्कुल, और बस इसी एक अजीबोगरीब ऑब्जर्वेशन से मनोविज्ञान की सबसे बड़ी थ्योरी में से एक का जन्म हुआ। आज हम बात करें इवान पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग की, जिसे शास्त्रीय अनुबंधन भी कहते हैं। और आज का हमारा मकसद सिर्फ ये जानना नहीं है कि ये थ्योरी क्या है, बल्कि ये समझना है कि कैसे हमारे डर, हमारी आदतें और यहाँ तक कि हमारी पसंद नापसंद भी अनजाने में बन जाती हैं। हम पावलोव के मशहूर प्रयोग को समझेंगे, उसके पीछे के विज्ञान को जानेंगे और देखेंगे कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर कैसे असर डालता है। जी, तो सबसे पहले हम उद्दीपक को समझेंगे, फिर पावलोव के प्रयोग के हर चरण को देखेंगे, और फिर कुछ जरूरी शब्दों जैसे सामान्यीकरण और विलुप्तीकरण को भी समझेंगे। चलिए, तो इस दिमागी पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसे खोलते हैं। ये क्लासिकल कंडीशनिंग आखिर है क्या? इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले एक शब्द को समझना होगा, उद्दीपक, मतलब स्टिमुलस। सोर्स में गोलगप्पे का एक बड़ा मजेदार उदाहरण दिया है। हाँ, और वो उदाहरण बिल्कुल सटीक है। उद्दीपक यानी स्टिमुलस कोई भी ऐसी चीज है जो माहौल में मौजूद हो और हमें कोई प्रतिक्रिया, कोई एक्शन लेने के लिए उकसाए। जैसे सड़क पर गोलगप्पे का ठेला देखना या उसकी खट्टी मीठी खुशबू आना एक उद्दीपक है। और उसे देखकर हमारे मुंह में पानी आ जाना या हमारा ठेले की तरफ बढ़ जाना, ये हुई हमारी प्रतिक्रिया, रिस्पॉन्स। मतलब उद्दीपक एक तरह का ट्रिगर है। बिल्कुल, और पावलोव की पूरी थ्योरी इसी बात पर टिकी है कि दो तरह के उद्दीपक होते हैं। एक है प्राकृतिक, मतलब नेचुरल, जैसे भोजन, उसे देखकर लार आना स्वाभाविक है, ये सिखाना नहीं पड़ता। और दूसरा है कृत्रिम, आर्टिफिशियल, या जिसे हम न्यूट्रल भी कह सकते हैं, जैसे घंटी की आवाज़। शुरू में इसका कोई मतलब नहीं होता। क्लासिकल कंडीशनिंग इसी बेमतलब की घंटी को मतलब देने का जादू है। और ये जादू करने वाले इवान पावलोव, जैसा कि सोर्स बताता है, वो मनोवैज्ञानिक थे ही नहीं, वो तो एक रूसी फिजियोलॉजिस्ट थे जिन्हें पाचन क्रिया पर काम करने के लिए 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ये तो एक एक्सीडेंटल खोज हुई। हाँ, ये मनोविज्ञान की सबसे दिलचस्प कहानियों में से एक है। वो तो बस ये स्टडी कर रहे थे कि कुत्तों में लार कब और क्यों बनती है। उन्होंने कुत्तों की लार मापने के लिए उनकी गाल में एक ट्यूब लगा रखी थी। अच्छा। और तभी उन्होंने वो अजीब पैटर्न देखा कि कुत्ते सिर्फ खाना देखकर नहीं, बल्कि खाना लाने वाले व्यक्ति के कदमों की आहट या बर्तन की खनक सुनकर ही लार टपकाने लगते थे। उनका दिमाग समझ गया था कि ये आवाजें खाने के आने का सिग्नल हैं। यहीं से असल प्रयोग शुरू हुआ। इस पूरे प्रयोग को हम 3 हिस्सों में देख सकते हैं। पहला हिस्सा है कंडीशनिंग से पहले की स्थिति। जी, इस पहले चरण में 2 सीधी सी बातें हैं। एक तरफ है खाना, जिसे देखकर किसी भी कुत्ते के मुंह में पानी आएगा। ये एक प्राकृतिक, बिना सिखाई हुई बात है। तो खाना हुआ हमारा अनकंडीशन्ड स्टिमुलस यानी यूसीएस, और लार टपकना हुई अनकंडीशन्ड रिस्पॉन्स यानी यूसीआर। और दूसरी तरफ है घंटी। इस स्टेज पर घंटी एक न्यूट्रल स्टिमुलस है, मतलब कुत्ते के लिए वो बस एक आवाज है जिसका खाने से कोई लेना देना नहीं। घंटी बजाइए, कुत्ता शायद कान खड़े कर ले, पर उसके मुंह में पानी नहीं आएगा। सही।
अब आता है दूसरा और सबसे जरूरी चरण, कंडीशनिंग के दौरान। यहां पावलोव ने एक पैटर्न बनाया। वो पहले घंटी बजाते और उसके कुछ ही सेकंड बाद कुत्ते को खाना दे देते, और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया गया। घंटी बजी, फिर खाना आया, घंटी बजी, खाना आया। तो कुत्ते के दिमाग में इन दो अलग अलग चीजों के बीच एक कनेक्शन, एक रिश्ता बन रहा था। वो सीख रहा था कि घंटी अब सिर्फ एक आवाज नहीं है, बल्कि एक भविष्यवाणी है कि खाना आने वाला है। बिल्कुल। सोर्स में एक और अच्छा उदाहरण है। जैसे छोटे बच्चे सीख जाते हैं कि जब भी पापा मम्मी गाड़ी की चाबी उठाते हैं या अपना बैग उठाते हैं, तो इसका मतलब है कि हम बाहर जाने वाले हैं। वो चाबी की आवाज को बाहर जाने की खुशी से जोड़ लेते हैं। और फिर आता है तीसरा चरण, वो आहा मोमेंट, जब कंडीशनिंग पूरी हो चुकी होती है। कई दिनों तक ये प्रक्रिया दोहराने के बाद पावलोव ने सिर्फ घंटी बजाई, लेकिन खाना नहीं दिया। और कमाल ये हुआ कि सिर्फ घंटी की आवाज सुनकर ही कुत्ते के मुंह से लार टपकने लगी। यही क्लासिकल कंडीशनिंग का सार है। वो घंटी जो पहले न्यूट्रल थी, अब कंडीशन्ड स्टिमुलस बन गई थी। मतलब एक सीखा हुआ सिग्नल, CS, और उस सीखे हुए सिग्नल पर लार का आना अब एक कंडीशन्ड रिस्पॉन्स था, यानी सीखी हुई प्रतिक्रिया, CR। सीखना पूरा हो चुका था। एक बेमतलब की आवाज ने शरीर से वही काम करवा दिया जो असली खाना करवाता था। ठीक है, तो कुत्ते ने घंटी और खाने का कनेक्शन सीख लिया। इस सीखने की प्रक्रिया को भी तो कोई नाम दिया गया होगा। हाँ, इस सीखने वाले फेज को एक्विजिशन या धारण करना कहते हैं। ये वही दूसरा चरण है, जब घंटी और खाने का जुड़ाव मजबूत हो रहा होता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या कुत्ता सिर्फ पावलोव की लैब वाली खास घंटी पर ही लार टपकाता था, या किसी भी मिलती जुलती आवाज पर? ये तो बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि असल जिंदगी में चीजें बिल्कुल एक जैसी नहीं होती। जैसे अगर किसी को बचपन में कुत्ते ने काट लिया हो, तो वो अक्सर सिर्फ उसी कुत्ते से नहीं, बल्कि दुनिया के हर कुत्ते से डरने लगता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। इसे कहते हैं स्टिमुलस जनरलाइजेशन, यानी उद्दीपक का सामान्यीकरण। दिमाग सीखे हुए अनुभव को मिलती जुलती हर चीज पर लागू कर देता है। पावलोव के केस में कुत्ता शायद दरवाजे की घंटी या टेलीफोन की घंटी पर भी लार टपकाने लगता। और जैसा आपने कहा, हमारे कई डर और फोबियाज इसी जनरलाइजेशन की वजह से फैलते जाते हैं। लेकिन दिमाग इतना भी भोला तो नहीं होता होगा। उसे फर्क करना भी तो आता होगा ना, कि इस वाली घंटी पर खाना मिलता है और दरवाजे वाली घंटी पर नहीं। बिल्कुल। और यहीं इसका उल्टा कॉन्सेप्ट आता है, स्टिमुलस डिस्क्रिमिनेशन, यानी उद्दीपकों में भेद करना। अगर कुत्ता ये सीख जाए कि सिर्फ एक खास टोन वाली घंटी बजने पर ही खाना मिलेगा, किसी और आवाज पर नहीं, तो वो सिर्फ उसी पर प्रतिक्रिया देगा। यह हमारे रोज के जीवन के लिए बहुत जरूरी है। हम ट्रैफिक लाइट के लाल और हरे रंग में भेद करना सीखते हैं। ठीक है, तो ये कनेक्शन बन गया, पर क्या ये हमेशा के लिए होता है? मान लीजिए पावलोव कई दिनों तक सिर्फ घंटी बजाते रहें और खाना देना बिल्कुल बंद कर दें, तब क्या होगा? क्या ये आदत मिटाई जा सकती है? ये एक शानदार सवाल है, और ये हमें अगले कॉन्सेप्ट पर लाता है, एक्सटिंक्शन, यानी विलुप्तीकरण। अगर बार बार घंटी बजे और खाना ना आए, तो धीरे धीरे कुत्ते का दिमाग समझ जाएगा कि अब इन दोनों का कोई संबंध नहीं रहा। घंटी की भविष्यवाणी झूठी निकलने लगी है, तो वो घंटी पर लार टपकाना बंद कर देगा। सीखी हुई आदत खत्म हो जाएगी। तो क्या वो आदत दिमाग से पूरी तरह मिट जाती है, या बस कहीं दब जाती है? क्योंकि मैंने देखा है कि कई बार पुरानी भूली हुई आदतें अचानक लौट आती हैं। और यहीं पे सबसे हैरान करने वाली बात होती है, जिसे कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिकवरी, यानी स्वतः पुनर्प्राप्ति। मान लीजिए एक्सटिंक्शन हो चुका है, कुत्ता घंटी पर लार नहीं टपकाता। कुछ हफ्ते या महीने गुजर गए, फिर एक दिन पावलोव ने अचानक वही घंटी बजाई और कुत्ते के मुंह से हल्की सी लार फिर टपक गई। अरे वाह! मतलब वो कनेक्शन पूरी तरह मिटा नहीं था, बस निष्क्रिय हो गया था। जैसे दिमाग कह रहा हो, ओ हाँ, ये तो मुझे याद है। एग्जैक्टली। इससे पता चलता है कि एक बार सीखी हुई मजबूत कंडीशनिंग दिमाग से पूरी तरह मिटाना बहुत मुश्किल है। वो बस सतह के नीचे इंतजार करती है। इस पूरी प्रक्रिया में समय का भी तो बहुत बड़ा रोल होता होगा। मेरा मतलब है, घंटी और खाने के बीच कितना गैप है, इससे फर्क पड़ता होगा। अगर आप खाना पहले दे दें और घंटी बाद में बजाएं, तब तो घंटी का कोई मतलब ही नहीं रहा, पेट तो भर ही गया। आपने बिल्कुल सही सोचा। उसे ही बैकवर्ड कंडीशनिंग कहते हैं, और ये लगभग बेअसर होती है, क्योंकि घंटी भविष्य का संकेत देने के बजाय बीती हुई बात बता रही है। सोर्स के मुताबिक सबसे असरदार तरीका है डिलेड कंडीशनिंग, जिसमें घंटी बजना शुरू होती है और उसके बजते बजते ही खाना सामने आ जाता है।
वो ओवरलैप सीखने के लिए सबसे मजबूत कनेक्शन बनाता है। सोर्स में प्राकृतिक उद्दीपक यानी खाने जैसी चीजों के भी 2 प्रकार बताए हैं। एक है एपिटेटिव और दूसरा अवर्सिव। ये क्या है? ये बहुत महत्वपूर्ण है। एपिटेटिव उद्दीपक वो हैं जो अच्छे लगते हैं, जिन्हें हम पाना चाहते हैं, जैसे भोजन, तारीफ, आराम। ज्यादातर आदतें इन्हीं से बनती हैं, जैसे किसी खास कॉफी शॉप में जाकर अच्छा महसूस करना, तो आप बार बार वहां जाते हैं। और अवर्सिव इसका उल्टा होगा, मतलब बुरी चीजें। हाँ, अवर्सिव उद्दीपक वो हैं जो बुरे या दर्दनाक होते हैं, जिनसे हम बचना चाहते हैं, जैसे बिजली का झटका, तेज डांट या कड़वा स्वाद। इनसे आदतें छुड़वाई जाती हैं या कोई काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। जैसे सोर्स में उदाहरण है कि बच्चा थप्पड़ के डर से पढ़ाई कर रहा है। यहाँ थप्पड़ एक अवर्सिव उद्दीपक है, जिससे बचने के लिए वो एक्शन ले रहा है। कई फोबिया भी किसी अवर्सिव अनुभव से ही शुरू होते हैं। तो कुल मिला के क्लासिकल कंडीशनिंग सिर्फ कुत्तों या लैब तक सीमित नहीं है, ये तो हमारी पूरी जिंदगी में फैली हुई है। स्कूल की छुट्टी की घंटी बजते ही बच्चों का खुश हो जाना, किसी खास गाने को सुनकर पुरानी यादों का ताज़ा हो जाना, या किसी खास परफ्यूम की महक से किसी की याद आना, ये सब अनजाने में बने मानसिक जुड़ाव का ही नतीजा है। बिल्कुल, और ये एक ज़रूरी सवाल खड़ा करता है, क्योंकि हमारे कई डर, फोबिया और यहाँ तक कि किसी चीज़ की लत भी इसी तरह की कंडीशनिंग से मजबूत होती हैं। तो हमारी इन स्वचालित प्रतिक्रियाओं पर हमारा कितना सचेत नियंत्रण है, और अगर हम अपनी किसी सीखी हुई प्रतिक्रिया को, जैसे किसी डर को, बदलना चाहें तो उसे अनकंडीशन कैसे किया जाए? ये सवाल मनोविज्ञान में आज भी बहुत अहम है।